क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि जब कोई इंसान किसी 100 मंजिला इमारत के एकदम टॉप फ्लोर पर बैठकर शांति से अपनी कॉफी पी रहा होता है, तो वो इमारत असल में हवा में कई फीट तक झूल रही होती है। हाँ, और सोचकर ही काफी अजीब लगता है ना। बिल्कुल। मतलब आम समझ तो यही कहती है कि कंक्रीट और स्टील का इतना बड़ा, इतना भारी ढांचा एकदम स्थिर होना चाहिए, लेकिन इंजीनियरिंग का सच तो कुछ और ही है। अगर वो इमारत हवा के झोंकों के साथ न झूले तो वो टूट जाएगी। और भाई यही वो बारीक लाइन है जो एक सफल गगनचुंबी इमारत को एक बहुत बड़े मलबे के ढेर में बदलने से रोकती है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में, या कह लें इस डीप डाइव में, हम इसी विषय की गहराइयों में जा रहे हैं। हाँ, और आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो है ईटैब्स मास्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड एनालिसिस नाम की एक बहुत ही शानदार रिसर्च बुक के अंश। बिल्कुल। और हमारा आज का मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे आधुनिक इमारतें गुरुत्वाकर्षण, खूंखार तूफानों और जमीन फाड़ देने वाले भूकंपों का डटकर सामना करती हैं। मतलब ये सिर्फ ईंट और पत्थर जोड़ने की बात नहीं है। एकदम सही कहा। ये सीधे तौर पर फिजिक्स के साथ लड़ी जा रही एक जंग है, और इस जंग को जीतने के लिए इंजीनियर्स के पास एक बहुत ही खास हथियार है। इन रिसर्च नोट्स में बार बार एक नाम उभर कर आता है, ईटैब्स। हाँ, ईटैब्स। इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो वो है एक्सटेंडेड 3 डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग सिस्टम्स। इसे CSI यानी कंप्यूटर्स एंड स्ट्रक्चर्स इंक नाम की कंपनी ने बनाया है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर आखिर इतना खास कैसे हो सकता है? मतलब दुनिया की लगभग हर बड़ी इमारत का भविष्य इसी एक टूल पर निर्भर करता है। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है। इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जरा सोचिए, जब कंप्यूटर इतने एडवांस्ड नहीं थे तब इंजीनियर्स क्या करते थे? शायद कागज और पेन लेकर कैलकुलेशन करते होंगे। बिल्कुल, वे कागज पेन लेकर महीनों तक मुश्किल गणितीय फॉर्मूले सुलझाते थे। एक बीम पर कितना वजन आएगा ये सब मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता था। बाप रे, उसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। टाइम भी लगता था, और उस समय गलती की गुंजाइश बहुत कम रखने के लिए वे इमारतों को जरूरत से ज्यादा भारी और मोटा बना देते थे। अच्छा, जिसे शायद ओवर इंजीनियरिंग कहते हैं। हाँ, एकदम सही। लेकिन फिर ईटैब्स ने आकर इस पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल दी। ये कोई साधारण 3D ड्राइंग टूल नहीं है जहां आप बस एक सुंदर सी बिल्डिंग का नक्शा बना ले। तो फिर ये क्या है? ये एक फुल फ्लेज्ड डिजिटल लैब है। ये सॉफ्टवेयर असल दुनिया के खतरे को डिजिटल स्क्रीन पर ले आता है। अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखूं तो ये मुझे किसी बहुत ही हाई एंड वीडियो गेम इंजन की तरह लग रहा है। अरे वाह, यह एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है। और इस पर असली गुरुत्वाकर्षण, हवा का दबाव और भूकंप को सिमुलेट किया जाता है। और इसका इंटरफेस इतना स्मार्ट है कि आर्किटेक्चर डिजाइन ऑटोकैड या रिविट जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाते हैं उसे सीधे ईटैब्स में इंपोर्ट किया जा सकता है। अच्छा, मतलब दोबारा से सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। इसके बाद शुरू होता है सबसे अहम काम, इमारत का एक डिजिटल कंकाल तैयार करना, जिसे हम तकनीकी भाषा में मॉडलिंग कहते हैं। तो मॉडलिंग का मतलब सिर्फ लकीरें खींचना तो नहीं होगा। सॉफ्टवेयर को ये भी बताना पड़ता होगा कि भाई ये दीवार ईंट की है या ये पिलर कंक्रीट का है। जरूरी चीज आती है मटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना, और यहाँ पर आकर साइंस बहुत गहरी हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि सॉफ्टवेयर को उस मटेरियल की पूरी जन्म कुंडली देनी पड़ती है, जैसे कि उसका घनत्व क्या है यानी डेंसिटी, जो ये तय करेगा कि पूरी बिल्डिंग का अपना खुद का वजन कितना होगा। हाँ, और सिर्फ वजन ही नहीं ना, नोट्स में एक इलास्टिक मॉड्यूलस का भी जिक्र है। हाँ, ये एक बहुत अहम फैक्टर होता है। सरल भाषा में समझे तो ये उस मटेरियल की जिद है। जिद मतलब कि जब किसी पिलर पर बहुत भारी दबाव पड़ता है तो वो अपना आकार बदलने का कितना विरोध करेगा, ये इलास्टिक मॉड्यूलस तय करता है। इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प प्रॉपर्टी है जिसे पॉइजॉन्स रेशियो कहते हैं। पॉइजॉन्स रेशियो, ये नाम सुनने में तो किसी फ्रेंच वैज्ञानिक के प्रयोग जैसा लगता है। असल में ये काम कैसे करता है? इसे विजुलाइज करना बहुत आसान है। इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक रबर की गेंद है। जब आप उस गेंद को ऊपर और नीचे से दबाते हैं तो क्या होता है? वो गेंद साइड से बाहर की तरफ फूल जाती है। बिल्कुल। कोई भी चीज जब एक दिशा में दबती है तो वो दूसरी दिशा में फैलती है। कंक्रीट और स्टील के भारी भरकम पिलर्स भी एकदम इसी तरह बर्ताव करते हैं। अच्छा। हाँ, पॉइसॉन्स रेशियो एक गणितीय नंबर है
जो ईटैब्स को ये बताता है कि जब किसी 100 मंजिला इमारत का वजन सबसे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के कंक्रीट पिलर पर पड़ेगा, तो वो पिलर साइड से कितना बाहर की तरफ फैलेगा। एक सेकंड, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है। हाँ, पूछिए। मैं समझ सकती हूँ कि रबर की गेंद फैलती है, लेकिन हम यहाँ कंक्रीट के एक ठोस पिलर की बात कर रहे हैं। क्या सच में ईटैब्स एक 100 मंजिला इमारत के हर एक कॉलम के इस सूक्ष्म फैलाव, या जिसे माइक्रोबल्ज कह सकते हैं, उसका हिसाब रखता है? बिल्कुल रखता है। लेकिन ये तो मिलीमीटर के भी किसी बहुत छोटे हिस्से जितना होता होगा ना? क्या इतने विशाल ढांचे में इस छोटे से माइक्रोबल्ज की कोई अहमियत है? और यहीं पर आम इंसान की सोच और एक इंजीनियर की कैलकुलेशन में फर्क आता है। ये माइक्रोबल्ज भले ही 2 मिलीमीटर का हो, लेकिन इसका असर बहुत भयंकर हो सकता है। वो कैसे? 2 मिलीमीटर तो कुछ भी नहीं होता। इसे ऐसे सोचकर देखिए, अगर एक पिलर अपनी जगह से 2 मिलीमीटर बाहर की तरफ फैलता है, तो उसके ठीक बगल में जो फर्श या बीम जुड़ी हुई हैं, उस पर खिंचाव पैदा होगा। हाँ, ये तो है। और 100 मंजिलों का दबाव लगातार उस पिलर पर बना हुआ है। अगर सॉफ्टवेयर इस 2 मिलीमीटर के फैलाव को इग्नोर कर दे, तो वो खिंचाव धीरे धीरे पूरे ढांचे में दरारें पैदा कर देगा। बाप रे। और कुछ सालों में बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी। इसीलिए ईटैब्स के लिए इस सूक्ष्म लेवल के फिजिक्स को कैलकुलेट करना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक मजबूरी है, एक जरूरत है। वाओ, ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है। एक इमारत का हर एक इंच एक दूसरे से कैसे बात कर रहा है, ये देखना कमाल है। सही बात है। चलिए तो अब मान लेते हैं कि हमने ज्योमेट्री सेट कर दी, मटेरियल की एक एक बारीकी फीड कर दी, हमारा डिजिटल कंकाल स्क्रीन पर बनकर तैयार है। अब अगला कदम क्या है? अब इस कंकाल को उन ताकतों से लड़ाना होगा जो इसे गिराना चाहती हैं। नोट्स में इन्हें लोड्स या भार कहा गया है। अच्छा। ये लोड्स ही किसी भी बिल्डिंग के असली दुश्मन होते हैं। मुख्य रूप से इन्हें 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है: डेड लोड्स, लाइव लोड्स, विंड लोड्स और साइज्मिक लोड्स। बिना इन लोड्स को अप्लाई किए ईटैब्स में बनाया गया मॉडल सिर्फ एक सुंदर सा 3D स्कल्पचर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अगर मैं इन लोड्स को एक कहानी के रूप में देखूं, तो इसे ऐसे इमेजिन किया जा सकता है। डेड लोड उस इमारत का अपना खुद का शरीर है, यानी कंक्रीट और स्टील का वो भारी वजन जो कभी बदलने वाला नहीं है। बिल्कुल सही। और लाइव लोड उस इमारत का खाना पीना और उसका लाइफस्टाइल है, यानी उसके अंदर चलने वाले इंसान, भारी मशीनें, ऑफिस का फर्नीचर, जो रोज बदलता है। हाँ, जो हमेशा मूव करता रहता है। और विंड लोड व साइस्मिक लोड, यानी हवा और भूकंप, वो बाहर के खूंखार गुंडे हैं जो हर वक्त उस इमारत को धक्का देकर गिराने की फिराक में रहते हैं। हाँ, बाहरी गुंडे। ये एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझा देती है। और इंजीनियर का सबसे बड़ा चैलेंज अपनी बिल्डिंग को इन्हीं गुंडों से बचाना है। तो सॉफ्टवेयर इसमें क्या करता है? जब ये सभी लोड्स ईटैब्स में फीड किए जाते हैं, तब सॉफ्टवेयर अपना असली जादू दिखाता है, जिसे इंजीनियरिंग की दुनिया में फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस या FEA कहते हैं। ये फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस नाम से तो बहुत ही भारी भरकम और डरावना गणितीय फॉर्मूला लग रहा है। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही हो। इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करें तो ये काम कैसे करता है? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही स्मार्ट है। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़े 10,000 टुकड़ों वाले जिगसॉ पजल का एक साथ वजन और शेप नापना है। 10,000 टुकड़े, ठीक है। एक ही बार में पूरे पजल को देखकर कोई भी गणितज्ञ इसका सटीक कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो आप क्या करेंगे? मैं शायद उसे छोटे हिस्सों में तोड़ दूंगी। एकदम सही। आप उस पूरे पजल को उसके 10,000 अलग अलग छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। फिर आप सिर्फ एक छोटे टुकड़े को पकड़ेंगे और देखेंगे कि उस पर हवा का कितना दबाव है, वो किस मटेरियल का बना है और वो अपने बगल वाले दूसरे टुकड़े पर कितना फोर्स लगा रहा है। अच्छा, तो पूरी बिल्डिंग को एक साथ सॉल्व करने के बजाय सॉफ्टवेयर उसे लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। सटीक। उन छोटे टुकड़ों को ही एलिमेंट्स कहते हैं। ईटैब्स उस विशाल इमारत को कंप्यूटर की मेमोरी में लाखों छोटे छोटे नोड्स और एलिमेंट्स में बांट देता है। वाओ। फिर वो हर एक टुकड़े पर लगने वाले फोर्स की कैलकुलेशन करता है, एक एक करके, लेकिन कंप्यूटर की स्पीड से एक ही सेकंड में। अंत में वो इन लाखों कैलकुलेशंस को एक साथ जोड़कर एक पूरा मैप बना देता है कि बिल्डिंग कैसे बर्ताव करेगी। इसका मतलब एक असंभव से दिखने वाले मैथ प्रॉब्लम को लाखों छोटे और मुमकिन मैथ प्रॉब्लम्स में तोड़ देना। ये सेंस बनाता है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि ये एनालिसिस भी 2 तरह का होता है, स्टैटिक और डायनामिक। इनमें क्या फर्क है? स्टैटिक एनालिसिस बहुत सीधा सा है। ये उन फोर्सेस के लिए होता है जो स्थिर हैं,
जैसे बिल्डिंग का अपना डेड लोड या फर्श पे रखा हुआ कोई भारी फर्नीचर। ये चीजें समय के साथ बदलती नहीं है, ये बस एक जगह टिकी हुई हैं। हाँ, वो तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। लेकिन डायनामिक एनालिसिस असली गेम चेंजर है। डायनामिक का मतलब है जो समय के साथ तेजी से बदल रहा है। मान लीजिए बाहर कोई तूफान आया है और हवा के झोंके लगातार बिल्डिंग से टकरा रहे हैं। हवा का दबाव कभी तेज होता है, कभी कम हो जाता है। बिल्कुल, बिल्डिंग हिलती है, फिर वापस अपनी जगह पर आती है। डायनामिक एनालिसिस इस लगातार बदलती हुई स्थिति को ट्रैक करता है। और इन सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाद ईटैब जो रिजल्ट देता है वो किसी डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट जैसा होता होगा, है ना? हाँ, काफी हद तक वैसा ही। जहां इंजीनियर को ये पता चलता है कि बिल्डिंग की सेहत कैसी है। नोट्स बताते हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट का पता चलता है, यानी हवा या भूकंप के धक्के से इमारत कितनी हिलेगी। हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का पता चलता है। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है? तो देखिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन हमें ये बताते हैं कि ढांचे के अंदरूनी हिस्सों में दर्द कहाँ हो रहा है। दर्द बिल्डिंग में? हाँ, मतलब बाहर से देखने पर भले ही बिल्डिंग आपको एकदम सीधी खड़ी लगे, लेकिन अंदर के किसी एक पिलर पर शायद बर्दाश्त से ज्यादा दबाव पड़ रहा हो। अच्छा, अंदर ही अंदर टूट रही हो सकती है। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर साफ साफ स्क्रीन पर लाल रंग से हाईलाइट करके बता देता है कि देखो भाई, अगर इस दिशा से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली तो 45वीं मंजिल के इस लेफ्ट वाले कॉलम पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा और वो टूट सकता है। वाह, ये तो बहुत काम की चीज है ना? ये जानकारी मिलते ही इंजीनियर उस कमजोर हिस्से को स्क्रीन पर ही थोड़ा और मोटा या मजबूत कर देता है, इससे पहले कि साइट पर एक भी ईंट रखी जाए। ये तो बात हुई हवा और साधारण भार की, लेकिन उन बाहरी गुंडों में जो सबसे खतरनाक गुंडा है वो है भूकंप। ओहो, भूकंप तो सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, मतलब पृथ्वी की सतह कभी भी शांत नहीं रहती। जब वो जमीन ही कांपने लगे जिस पर इमारत की नींव टिकी है, तो ई-टैब्स उसे ताश के पत्तों की तरह बिखरने से कैसे रोकता है? हमारे पास मौजूद मटेरियल में भूकंपीय विश्लेषण या जिसे साइज्मिक एनालिसिस कहते हैं, उसके कुछ बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि एक है बेस शेयर कैलकुलेशन। हाँ, भूकंप का सामना करना इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि हवा बिल्डिंग को ऊपर से धक्का देती है, लेकिन भूकंप बिल्डिंग के पैरों को ही खींच लेता है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। बेस शियर कैलकुलेशन का मतलब है उस कुल हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज फोर्स को मापना जो भूकंप के दौरान बिल्डिंग के बेस यानी नींव पर लगेगा। जब जमीन अचानक से तेजी से आगे पीछे हिलती है तो लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण इमारत का भारी ऊपरी हिस्सा अपनी ही जगह पर रहना चाहता है। इससे पूरी बिल्डिंग में एक चाबुक या विप जैसा प्रभाव पैदा होता है। अच्छा, नीचे का हिस्सा भाग रहा है और ऊपर का हिस्सा वहीं रुका रहना चाहता है। बिल्कुल सही। इमेजिन करके ही डर लग रहा है। एक 50 मंजिला कंक्रीट का चाबुक और ई-टैब्स यही कैलकुलेट करता है कि नींव को कितनी ऊर्जा सहनी होगी ताकि वो इस चाबुक वाले प्रभाव को झेल सके और बिल्डिंग बीच में से टूटे नहीं। कमाल है। इसके साथ ही एक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस भी होता है। भूकंप कोई एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का झटका नहीं होता, उसमें अलग अलग तरह की तरंगे होती हैं। कुछ तरंगे बहुत तेज और झटकेदार होती होंगी और कुछ धीमी और लंबी। हाँ, ये सॉफ्टवेयर ये चेक करता है कि क्या बिल्डिंग की अपनी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी किसी भूकंपीय तरंग से मैच तो नहीं कर रही। अगर ऐसा हुआ तो रेजोनेंस पैदा होगा। रेजोनेंस? हाँ, और रेजोनेंस के कारण बिल्डिंग खुद ब खुद बहुत तेजी से हिलने लगेगी, जिससे वो तुरंत गिर सकती है। अच्छा, रेजोनेंस जैसे जब कोई सिंगर बहुत ऊंचे स्वर में गाता है तो कांच का ग्लास टूट जाता है। एकदम परफेक्ट उदाहरण। बिल्डिंग के साथ भी ऐसा ही हो सकता है और सॉफ्टवेयर इस बात को सुनिश्चित करता है कि बिल्डिंग का डिजाइन उस खतरनाक फ्रीक्वेंसी से दूर रहे। ये तो बहुत ही डीप है। अच्छा, नोट्स में एक और बेहद दिलचस्प टूल का जिक्र है, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। जहां तक मुझे समझ आया है, ये किसी खास भूकंप के दौरान समय के साथ इमारत के व्यवहार को सिम्युलेट करता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम किसी पुरानी ऐतिहासिक और भयानक भूकंपीय घटना, जैसे कि मान लीजिए 2001 का भुज भूकंप या 2011 का जापान का सुनामी वाला भूकंप, उसका असली ग्राउंड डेटा ई-टैब्स में फीड कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम वर्चुअली ये चेक कर सकते हैं कि आज की हमारी नई डिजाइन की हुई बिल्डिंग उस पुराने और खूंखार भूकंप में टिक पाएगी या नहीं? जी हाँ, ये पूरी तरह से मुमकिन है और असल में ऐसा ही किया जाता है। आप उस पूरे ऐतिहासिक भूकंप को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर सेकंड दर सेकंड रिप्ले कर सकते हैं। वाओ! हाँ, और आप देख सकते हैं कि भूकंप शुरू होने के तीसरे सेकंड में बिल्डिंग का कौन सा बीम चरमराएगा
और 10वें सेकंड में वो कितनी डिग्री तक झुक जाएगी। ये तो किसी टाइम मशीन की तरह हो गया। हाँ, और यहाँ पर एक बहुत जरूरी सिद्धांत सामने आता है। एक सिविल इंजीनियर की डिजाइन फिलॉसफी सिर्फ आम और शांत दिनों के लिए नहीं होती। उन्हें हमेशा अगले 100 सालों में आने वाले सबसे बुरे दिन के लिए पहले से तैयार रहना पड़ता है। 100 साल का सबसे बुरा दिन। बिल्कुल। ये टाइम हिस्ट्री एनालिसिस हमें उस सबसे बुरे दिन का सामना वर्चुअली करने की ताकत देता है। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हम 100 साल के सबसे बुरे दिन की तैयारी एक डिजिटल लैब में कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर हमें इमारत को हर तूफान और हर भयंकर भूकंप से बचाना ही है, तो हम उसे पूरी तरह लोहे के एक ठोस ब्लॉक या किसी न्यूक्लियर बंकर की तरह क्यों नहीं बना देते? तो वो तो कभी नहीं गिरेगा। उसमें हवा या भूकंप का क्या ही असर होगा? हाँ, तकनीकी रूप से ये सवाल बहुत लॉजिकल है। एक ठोस लोहे का ब्लॉक शायद कभी न गिरे। लेकिन देखिए, इंजीनियरिंग केवल स्ट्रेंथ या मजबूती के बारे में नहीं है। तो फिर ये इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बारे में भी है। बात बजट, मटेरियल की उपलब्धता और उस बिल्डिंग के इस्तेमाल की भी है। अगर हर इमारत को बंकर बना दिया जाए तो उसकी लागत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसे बनाना ही नामुमकिन होगा। हाँ, पैसे भी तो देखने हैं। और साथ ही एक बंकर में रहना कौन चाहेगा? जाना खिड़कियां हो न खुली हवा। बात तो सही है। यानी बात सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करने की नहीं है, बल्कि उसे इंसानों के इस्तेमाल के लायक और बजट के अंदर रखने की है। और यहीं पर हमारी चर्चा का अगला और कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशन, यानी संतुलन का खेल। संतुलन यानी बिल्डिंग मजबूत भी रहे और उसे बनाने वाले का बैंक बैलेंस भी खाली ना हो। बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि इस ऑप्टिमाइजेशन के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है मटेरियल मिनिमाइजेशन, जिसका मतलब है कि सुरक्षा से कोई भी समझौता किए बिना कंक्रीट और स्टील का कम से कम इस्तेमाल करना। हाँ। दूसरा है लोड पाथ एफिशिएंसी, जिसका मतलब है कि इमारत पर लगने वाले भारी वजन को सबसे छोटे और सीधे रास्ते से जमीन तक पहुंचाना, ताकि बेवजह बिल्डिंग का ढांचा भारी ना हो। और तीसरा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी डिजाइन के हर छोटे बदलाव का आर्थिक असर जांचना। इस पूरे ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में ई-टैब्स एक साइलेंट पार्टनर की तरह काम करता है। वो कैसे? इमेजिन करिए कि एक इंजीनियर ने मैनुअल कैलकुलेशन करके एक कॉलम को 3 फीट मोटा डिजाइन किया है। जब वो उस मॉडल को ई-टैब्स में रन करता है तो सॉफ्टवेयर हर एक फोर्स को एनालाइज करके बताता है कि देखो, इस कॉलम पर इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं आ रहा है, आप इसे 2.5 फीट का भी कर सकते हैं और बिल्डिंग फिर भी 100% सुरक्षित रहेगी। सुनने में आधा फीट कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। एक कॉलम के लिए शायद ना लगे, लेकिन जब आप एक 50 या 80 मंजिला इमारत की बात कर रहे हैं जिसमें सैकड़ों कॉलम हैं, अरे हाँ, तो हर मंजिल के हर कॉलम से वो आधा फीट कंक्रीट और स्टील कम करने का मतलब है लाखों करोड़ों रुपए की बचत। और सबसे खास बात यह है कि ये पैसा बिल्डिंग की सेफ्टी को कम किए बिना बचाया जा रहा है। वाव! एक अच्छा इंजीनियर सिर्फ वो नहीं है तो दुनिया की सबसे मजबूत इमारत बना दे। एक बेहतरीन इंजीनियर वो है जो सुरक्षा और खर्च के बीच ये परफेक्ट संतुलन खोज सके। इसका मतलब है कि ई-टैब्स केवल भूकंप या तूफानों से जिंदगियां ही नहीं बचा रहा है, बल्कि ये सटीक गणित लगाकर बहुत सारा पैसा और रिसोर्सेज भी बचा रहा है। बिल्कुल। ये एक ऐसा तराजू है जिसके एक पड़ले पर सुरक्षा रखी है और दूसरे पड़ले पर लागत। खास तौर पर आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर को देखें, जहां मल्टी स्टोरी इमारतें सीधे चौकोर डिब्बों जैसी नहीं होती। हाँ, आजकल तो डिजाइन बहुत अलग होते हैं। कोई बिल्डिंग ऊपर जाते जाते घूम रही है, कोई एक तरफ झुकी हुई है, किसी में बीच में बड़े बड़े छेद हैं हवा पास होने के लिए। ऐसी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री वाली इमारतों में वजन किस दिशा से आएगा और कैसे जमीन तक जाएगा, इसका अंदाजा लगाना इंसानी दिमाग के लिए लगभग नामुमकिन है। आज के समय की जो मशहूर गगनचुंबी इमारतें हैं, जो अपने अजीबो-गरीब और खूबसूरत डिजाइन्स के लिए जानी जाती हैं, उनका निर्माण ई-टैब्स या इसके जैसे एडवांस टूल्स के बिना संभव ही नहीं था। ज्ञान का असली मूल्य तब है जब उसे सही टूल्स की मदद से प्रैक्टिकल दुनिया में उतारा जाए। तो इस सारी बातचीत का आखिर मतलब क्या है? हमारी आज की इस डीप डाइव का सार यही है कि जब हम अपने शहरों में शान से बादलों को छूती हुई गगनचुंबी इमारतें देखते हैं, तो वे हवा में बने महल नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। वे सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर लड़ी गई लाखों करोड़ों गणितीय जंगों का नतीजा है। उन इमारतों की हर ईंट, हर लोहे की छड़, हर एक नट बोल्ट अपने आप में एक बेहद कैलकुलेटेड निर्णय है, जिससे प्रकृति की सबसे खूंखार ताकतों के खिलाफ
टेस्ट किया गया है। और ये एहसास हमारे आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। हाँ, एकदम। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सिर के ऊपर की छत और हमारे पैरों के नीचे का फर्श कितनी गहरी वैज्ञानिक सोच और कितनी रातों की मेहनत का परिणाम है। सही कहा। अगली बार जब भी कोई इंसान किसी बहुत बड़ी ऊंची या अनोखे आकार की इमारत के पास से गुजरे, तो उसके मन में ये विचार जरूर आना चाहिए कि उस बिल्डिंग के असल दुनिया में बनने से बहुत पहले उसके हर पिलर और हर बीम को किसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिजिटल दुनिया में हजारों बार पीटा जा चुका है। हाँ, उसका पूरा टेस्ट हो चुका है। उसे वर्चुअली तूफानी हवाओं से झुलाया जा चुका है और भयंकर भूकंपों से हिलाया जा चुका है, ताकि वो असल जिंदगी में मजबूती से हमारी रक्षा कर सके। बिल्कुल। इस सब को देखते हुए आज के हमारे इस डिस्कशन से मेरे दिमाग में एक और बहुत ही अलग और भविष्य का ख्याल आ रहा है, जिस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, क्या है वो? जरा इमेजिन करिए, अगर ई-टैब्स जैसा सॉफ्टवेयर हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, यहाँ की तेज हवाओं और यहाँ की भूकंपीय ताकतों को इतनी सटीकता से सिमुलेट कर सकता है, तो भविष्य में जब इंसान मंगल ग्रह या चंद्रमा पर अपनी कॉलोनियां बसाने जाएगा, तब क्या होगा? ओहो, ये तो बहुत ही दिलचस्प एंगल है ना? वहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। वहाँ हवा का दबाव या तो 9 के बराबर है या फिर बहुत भयंकर तूफानों वाला है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ अर्थक्वेक नहीं बल्कि मून क्वेक या मार्स क्वेक आते हैं, जिनकी प्रकृति पृथ्वी के भूकंपों से बहुत अलग होती है। हाँ, वहाँ की जियोलॉजी पूरी तरह अलग है। तो सोचने वाली बात यह है कि तब इन स्ट्रक्चरल डिजाइन के सिद्धांतों में और इन सॉफ्टवेयर इंजनों में किस तरह के क्रांतिकारी बदलाव करने पड़ेंगे। क्या पृथ्वी पर काम करने वाला हमारा ये डिजिटल कंकाल हमें सितारों तक ले जाने के लिए काफी होगा, या हमें फिजिक्स के नए नियम गढ़ने पड़ेंगे? ये निश्चित रूप से आगे सोचने और एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत ही शानदार विषय है।